नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से दोस्तों 60,000 कांस्टेबलों की 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है दोस्तों। जिसमें आप लोगों को पता ही है कि जो कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे थे 3-4 वर्ष से कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वैकेंसी आए, वो घड़ी बिल्कुल आ गई है दोस्तों। और आप लोग तैयार हो जाएं दोस्तों। आज हम इसी वैकेंसी के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल का विज्ञापन है उसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में कौन कैंडिडेट इसके एलिजिबल है, क्या इसके योग्यताएं हैं, इसकी परीक्षा क्या है, एज के संबंध में हम बात करेंगे। और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों जो कैंडिडेट को परेशान करते रहते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो इन सब में के संबंध में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है दोस्तों, ग्रेड पे दिया गया है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहला बिंदु है इसमें है कि इसका जो पे बैंड होगा दोस्तों, पे बैंड होगा 52,500 से 20,200। और इसका जो ग्रेड पे होगा दोस्तों 2,000 होगा। इसका जो ग्रेड पे होगा दोस्तों या 2,000 होगा। वास्तव में दोस्तों इसका जो मूल वेतन होगा, ये जब आप भर्ती होंगे तो इसका होगा दोस्तों 21,700 रुपये। मीन्स आपको जो मूल वेतन मिलेगा वो 21,700 मिलेगा। साथ साथ में कुछ और भी जुड़ते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका HRA हो गया और साथ साथ में DA आपका मिलता है। तो ये सब जोड़ करके दोस्तों कुछ अन्य सुविधाएं जोड़ करके आपको कम से कम 27,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है दोस्तों। ठीक है, 27,000 प्लस आपको अंडर ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो ये था जो आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों उसके संबंध में। और दोस्तों यदि हम बात करें आगे, अब कितनी वैकेंसी है इसके संबंध में हम बात करते हैं। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के हैं, अनारक्षित हैं, उनकी कुल वैकेंसी कितना है, 24,102 है दोस्तों। वही दोस्तों EWS है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जनरल के हैं, तो उनकी जो वैकेंसी है दोस्तों वो 6,024 है। वही अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC की दोस्तों 16,264 वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे सारी वैकेंसियां ज़्यादा हैं पहले की अपेक्षा। वहीं दोस्तों अनुसूचित जात की बात करें, अनुसूचित जात की SC की तो 12,650 हैं। अनुसूचित जनजाति मीन्स ST की जो वैकेंसी है दोस्तों वह कितनी है, 1,204 है दोस्तों। इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी है वह 60,244 वैकेंसी है। यह दोस्तों एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसके पहले कभी 60,000 वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं दोस्तों वह बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा सा यदि मेहनत कर देते हैं तो आप मेरिट के अंदर रहेंगे दोस्तों और आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। हम अगले वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि वास्तव में पिछले जो भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की उसमें कितनी मेरिट गई थी और इसमें कितनी संभावना हो सकती है, उसके संबंध में हम आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम इस विज्ञापन के संबंध में बात कर रहे हैं। आगे दोस्तों यदि हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे आवेदन की समय सारणी। आवेदन की समय सारणी के संबंध का मतलब ये है कि आपका ऑनलाइन जो आवेदन है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आप देख पा रहे होंगे वो कब से प्रारंभ है, 27/12 से प्रारंभ है। 27/12/2023 से शुरू है दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन जो जमा करने की अंतिम तिथि है वह 16 जनवरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लास्ट जो डेट है वह 16 जनवरी है। और दोस्तों और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 16 जनवरी को आप आवेदन कर सकते हैं, यह अंतिम डेट है। लेकिन जो फीस जमा करने की डेट है दोस्तों, लास्ट डेट वह 18 जनवरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सुनिश्चित करना है और आपको फॉर्म बिल्कुल भरने में लेट नहीं करना है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए 27 से शुरू होगा तो 28-29 तक बिल्कुल कंप्लीट कर दीजिए फॉर्म को, क्योंकि सर्वर बहुत तेज़ी से डाउन होगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता है 30 लाख लगभग फॉर्म भरने वाले हैं। इसमें इस 60,000 की वैकेंसी में दोस्तों पूरा 30 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे मित्रों। ठीक है,
आइए आगे हम बात करते हैं कि कितनी फीस लगती है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे दोस्तों, इसकी फीस लगेगी दोस्तों 400 रुपये। चाहे आप SC कैटेगरी के हों, चाहे आप ST के हों दोस्तों, चाहे आप जनरल के हों, या दोस्तों आप EWS के हों, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप होंगे, आपको दोस्तों 400 रुपये आपको पेड करना होगा। 400 रुपये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको सबमिट करना होगा। क्लियर है? आइए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ जो योग्यताएं हैं उसके संबंध में हम बात करते हैं, ठीक है। शैक्षिक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे शैक्षिक अर्हता मीन्स जो योग्यता है आपकी वो होनी चाहिए दोस्तों 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण। मीन्स आपके पास जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, या किसी इसी के समकक्ष कोई और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसी के समकक्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम इसी के संबंध में बात करते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए वो कैंडिडेट नहीं इसके एबल हैं, इसके योग्य नहीं हैं, जो इसमें 12वीं की परीक्षा दे रहे होंगे दोस्तों, मीन्स जो अपेयरिंग में हैं वो इसके एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। चलिए आइए हम और आगे बात करते हैं। अब अधिमानी अर्हता बात करते हैं। कुछ आपके पास अन्य योग्यता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास O लेवल स्तर का डोएक का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। उसके बाद या फिर आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा किए हों, या फिर आपके पास NCC हो दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC यदि आपके पास है और B सर्टिफिकेट है तो भी आपको वरीयता दी जाता है। वरीयता देने का मतलब ये है दोस्तों, यदि क्या कहते हैं कि 2 कैंडिडेट हैं और आपका मीन्स सिलेक्शन आपका 20 नंबर है और उसका भी 20 नंबर हो जाए तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, आपको वरीयता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों एज के संबंध में, जो कि यह महत्वपूर्ण बिंदु है। आयु कितनी होनी चाहिए? जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे जनरल के हों, चाहे SC चाहे ST, ठीक है, तो उनकी जो एज है दोस्तों, एज जो है उनकी 18 से लेकर 22 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा हम क्या बताने वाले हैं, 18 से लेकर 22 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। 18 से 22 वर्ष तक मीन्स आपकी जो उम्र होनी चाहिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हों और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना किए हों। और मीन्स जो अभ्यर्थी है उसका जन्म दोस्तों 2 जुलाई 2001 से पूर्व ना हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, 2 जुलाई 2001 से पूर्व ना हुआ हो तथा 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो। मीन्स इसी के बीच में दोस्तों आना चाहिए। मीन्स 2 जुलाई 2001 के बाद उसका जन्म हुआ है या 2 जुलाई को ही जन्म हुआ है तो भी अयोग्य है, और 1 जुलाई 2005 के पहले हुआ है या 1 जुलाई 2005 को हुआ है तो वह भी योग्य है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जैसे SC के होते हैं, ST के होते हैं दोस्तों, और वहीं OBC के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जो SC कैंडिडेट हैं दोस्तों उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। ध्यान दीजिएगा, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है दोस्तों। वहीं दोस्तों ST की भी 5 वर्ष की छूट है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष की छूट है। वहीं OBC की दोस्तों 3 वर्ष की छूट है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 3 वर्ष की छूट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि जो SC कैंडिडेट हैं उनको 18 से लेकर के दोस्तों 27 वर्ष है, ठीक है, 18 से लेकर 27 वर्ष है। ST के जो है दोस्तों इनका 18 से लेकर 27 वर्ष है, ठीक है, 18 से लेकर 27 वर्ष हो गया दोस्तों। और जो OBC के कैंडिडेट है दोस्तों, OBC के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट 18 से लेकर के कितना हो जाएंगे दोस्तों 25 वर्ष तक, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट है दोस्तों उस पर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक है चरित्र, कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है, फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उसका चरित्र कैसा है दोस्तों, ठीक है। चरित्र, तो चरित्र ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मीन्स आप ऐसे किसी आपराधिक मामले में ना संलिप्त हो, आप ऐसे किसी आपराधिक मामले में ना संलिप्त हो जिससे कि बाद में आप दोष सिद्ध हो सके। कहने का मतलब ये है कि नैतिक अधमता की, ध्यान दीजिएगा, यह एक महत्वपूर्ण
शब्द है नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। मीन्स नैतिक अधमता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे आप किसी आपराधिक मामले में संलिप्त ना हो, जैसे चोरी आप ना किए हो, उसमें मुकदमा ना दर्ज हो दोस्तों, ठीक है, या आप कोई छिनैती ना किए हो, या किसी हत्या से संबंधित ना हो दोस्तों। यदि आप ऐसे मुद्दों से आप संबंधित हैं तो आप इसके योग्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आप बिल्कुल आपका करेक्टर जो होना चाहिए वह उच्च क्वालिटी का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तब आप इसके लिए योग्य हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आपका भर्ती प्रक्रिया है उसके संबंध में बात करते हैं, ठीक है, कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होना है, सबसे पहले क्या होना है उसके संबंध। सबसे पहले दोस्तों आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा आपका होने वाला है मित्रों, ठीक है। लिखित परीक्षा में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो लिखित परीक्षा होगा वह ऑफलाइन होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑफलाइन मोड का होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी, और यह जो परीक्षा होगा दोस्तों यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, मीन्स विकल्पीय होगा दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। और यह जो प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, जो लिखित परीक्षा होगा वह 300 अंकों का होगा। कितना होगा दोस्तों? 300 अंकों का होगा। और कितना होगा? 2 घंटे का होगा, ठीक है मित्रों, 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। और यह जो 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, इसमें 4 सेक्शन होंगे, मीन्स 4 विषय होंगे। इन 4 विषय के बारे में आप ध्यान से देखिए दोस्तों। इससे पहला जो होगा दोस्तों वह होगा सामान्य ज्ञान होगा, दूसरा सामान्य हिंदी होगा दोस्तों, और तीसरा होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगा दोस्तों, और चौथा होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता होगा दोस्तों। क्लियर है? जो दोस्तों अब ये जो परीक्षा होगी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है मित्रों, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और ध्यान दीजिएगा यह जो परीक्षा है इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 2 अंक का होगा। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 2 अंक का होगा। इस प्रकार जो अंकों की संख्या, जो कुल मार्क होगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और प्रश्नों की संख्या 150। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यहाँ एक शब्द लिखा गया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 मीन 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। 0.5 का मतलब ये कदापि ना समझे दोस्तों कि यह 1/2 माइनस मार्किंग है, ठीक है, या 1/2 माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों, यह 1/4 माइनस मार्किंग है। कितना है दोस्तों? 1/4 मीन्स 1/4। और कितने का है 1/4 दोस्तों? तो यह कितने का 1/4 है? 2 का, मीन्स 2 अंक का 1/4 अंक काट लिया जाएगा यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो। क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ से यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो 0.5 का मतलब है दोस्तों कि 1/4 मीन्स 1/4 माइनस मार्किंग है, ये आपको सुनिश्चित करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है दोस्तों, जो लिखित परीक्षा है वह OMR बेस्ड पर होगा, OMR आधारित प्रणाली के अनुसार होगा, ठीक है। तो आपको यह बिल्कुल ही नहीं डरना है कि यह कंप्यूटर पर आधारित होगा, कंप्यूटर में आपको समस्या होती है, ठीक है। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जिनके पास सुविधा नहीं होती है लैपटॉप की या एंड्रॉयड फ़ोन की, तो उनको समस्या होती है प्रैक्टिस करने में और परीक्षा हाल में ये कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा एग्ज़ाम देने से दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि लिखित परीक्षा दोस्तों 1 से अधिक पालियों में भी कराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो 1 से अधिक पाली में कराया जा सकता है, या 1 से अधिक दिनों में भी कराया जा सकता है। अगर 1 से अधिक पालियों में कराया जाता है दोस्तों, या 1 से अधिक दिनों में कराया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की सुविधा जो लागू की जाएगी दोस्तों। जो नॉर्मलाइजेशन होता है कि कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, उसका भी एक फार्मूला है। जैसे ये है, देख सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है दोस्तों, इस तरीके से वह किया जाएगा। आगे है दोस्तों, जो एक हमने अब आपको बताया कि जो लिखित परीक्षा होगा दोस्तों वह OMR बेस्ड होगा, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प दिए जाएंगे, मीन्स वो विकल्पीय होगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम चलते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा के बाद दोस्तों अभिलेखों की संवीक्षा की जाएगी।
अभिलेख मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लिखित परीक्षा के बाद होगा, और उस समय होगा जब आप शारीरिक मानक परीक्षण देने गए होते हैं दोस्तों। जब आप फिजिकल देने गए होते हैं उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले, उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा, तब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक एक है शारीरिक मानक परीक्षण और एक है शारीरिक दक्षता परीक्षण। अभिलेखों के मीन्स आप लिखित परीक्षा कंप्लीट करते हैं, पास करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो वहीं फिजिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब है नाप तौल होगा दोस्तों, कि आपकी लंबाई कितनी है, आपका चेस्ट है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों, आपका वजन है कि नहीं है, ठीक है। महिला कैंडिडेट के लिए वजन भी लागू होता है दोस्तों। उसके बाद वही उसी समय शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण का मतलब है कि आपकी रनिंग होगी दोस्तों, ठीक है। ये होगा क्या, शारीरिक दक्षता परीक्षण। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है वह कैसे होगा, ठीक है दोस्तों, और क्या योग्यता है उसके संबंध में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षण की। शारीरिक मानक परीक्षण की, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब जो आयोग ने, जो भर्ती बोर्ड ने एक मानक रखा हुआ है, क्या उसके अंदर आप वैरी करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ऊंचाई के संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों, कि किसी भी कैंडिडेट के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए ऊंचाई कितनी हो जाए, तो जो सामान्य वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो न्यूनतम ऊंचाई है दोस्तों वह क्या होगी, 168 सेंटीमीटर की। ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से और एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी ऊंचाई जो होनी चाहिए दोस्तों 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। अगर 168 सेंटीमीटर से दोस्तों 1 सेंटीमीटर भी कम है, 0.5 की भी कम है दोस्तों, तो आप इसके योग्य नहीं है। ये आप सुनिश्चित करके फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे हम बात करते हैं जो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए ऊंचाई है, अनुसूचित जाति के पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई है दोस्तों, वह न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, एक और मानक दिया गया है दोस्तों, सीना के लिए दिया गया है, ठीक है, कि सीना कितनी होनी चाहिए। तो जो दोस्तों एससी कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो जनरल हैं और ओबीसी हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो एससी हैं उनके लिए जो चेस्ट होना चाहिए दोस्तों पुरुष वर्ग में, वो होता है दोस्तों 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 सेंटीमीटर तक। मीन्स जो कैंडिडेट होगा जनरल, ओबीसी या एससी का, उनका जो बगैर फुलाए, सीना को बगैर फुलाए उनकी जो चौड़ाई होनी चाहिए दोस्तों वह कितनी होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और उनको फुलाने पर दोस्तों, उनका चेस्ट फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीन्स जो एक्सपेंशन हो, जो फूलना चाहिए दोस्तों सीना, वो क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों। अगर इससे कम फूल रहा है तो इसका मतलब आप उसके योग्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। वही दोस्तों यदि हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की सीना की बात, तो बगैर फुलाए हुए दोस्तों 77 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर जब बढ़ता है तो 82 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर है। चलिए आइए हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मानक परीक्षण उसके संबंध में। जो महिला अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनके जो ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, उनकी जो ऊंचाई है, चाहे वह सामान्य की हो, ओबीसी की हो या अनुसूचित जाति मीन्स एससी की हो, महिला वर्ग के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर है। कितना है, 152 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं दोस्तों, एसटी कैंडिडेट की, तो जो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए अब हम बात करते हैं, महिला वर्ग में एक और मानक दिया गया है दोस्तों, वजन का। कोई भी महिला कैंडिडेट जब उसका फिजिकल होने लगेगा तो वहाँ पर नापतौल होगा दोस्तों, उस समय उसकी जो वज़न होना चाहिए, उनकी वज़न 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यदि आप महिला कैंडिडेट हैं और आपकी एज कम है, वज़न कम है दोस्तों, तो आप बिल्कुल अपने डाइट को बढ़ाएं, ठीक है, तो आपका कम से कम वज़न 40 kg हो जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण की। जो आपका फिजिकल होना है, मीन्स आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका शारीरिक मानक परीक्षण भी हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में। शारीरिक दक्षता परीक्षण का मतलब ये है दोस्तों कि आप किसमें दक्ष हैं, जो मांगा गया है कि आप उसमें दक्ष हैं कि नहीं है। तो दोस्तों जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ मांगी गई है दोस्तों, और कितने मिनट में, 25 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4800 मीटर उनको दौड़ ली जाएगी दोस्तों, और कितने मिनट में, मैक्सिमम 25 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, अगर 25 मिनट से कम में अगर आप दोस्तों 25 मिनट से आज यदि आप ज़्यादा ले लेते हैं, 1 मिनट भी ज़्यादा लेते हैं या 2 सेकेंड या 4 सेकेंड भी ज़्यादा लेते हैं, तो आप इसके योग्य नहीं होते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप ज़रूरी है कि आप मेहनत करें और अपनी रनिंग को मेंटेन करते रहें, साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहें दोस्तों। वही दोस्तों यदि हम महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थी की जो दौड़ है दोस्तों वह 24 मीन्स ये 2.4 किलोमीटर है, मीन्स 2400 मीटर है। और यह जो दौड़ है दोस्तों 2400 मीटर की दौड़ाई जो है दोस्तों वह 14 मिनट में पूरा करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आप पर भी यही लागू होता है दोस्तों, जैसे पुरुषों पर, वो भी बिल्कुल आप रनिंग अपना करते रहिए, साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको बाद में पछतावा ना होने पड़े। क्योंकि दोस्तों परीक्षा निकलने के बाद यदि आप दौड़ नहीं निकल पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत में कमी कर दिए दोस्तों। कभी कभी कुछ महिला कैंडिडेट होती हैं जो उनकी लिखित परीक्षा तो निकल जाती है दोस्तों, लेकिन जब फिजिकल होने वाला होता है दोस्तों, फिजिकल के समय दोस्तों कई ऐसे कंडीशन देखने को मिले हैं कि कुछ महिला कैंडिडेट होते हैं उस समय वो प्रेग्नेंट होती हैं दोस्तों। तो इस स्थिति में क्या करना होता है, क्या वो फिजिकल में सम्मिलित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो उसमें ध्यान देना है दोस्तों। जो महिला कैंडिडेट जिसका फिजिकल होने वाला है उनको बुलाया जाता है दोस्तों, प्रवेश पत्र जारी किया जाता है और वो दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण के में सम्मिलित होने हेतु पहुंचते हैं दोस्तों, जहां सेंटर होता है। तो वहां ध्यान देना है दोस्तों कि जब वो फिजिकल में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर अपनी जो प्रेगनेंसी है दोस्तों उसका बाकायदे रिपोर्ट बना कर लेकर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पर जब अपना यह प्रेगनेंसी रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करते हैं तो उनको रियायत मिल जाती है दोस्तों। रियायत यह मिल जाती है कि जब वह प्रेगनेंसी उनकी कंप्लीट होती है दोस्तों, मीन्स उनकी जब डिलीवरी होती है, और डिलीवरी होने के बाद दोस्तों डॉक्टर के से 2 या 4 या 6 महीने बाद जब उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ ये अब क्या कहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और यह रनिंग वगैरह कर सकती हैं, तब उनको क्या कहते हैं दोस्तों बुलाया जाता है भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा। इसमें ये होता है दोस्तों कि आप भर्ती प्रकोष्ठ में अपना जो यह डॉक्यूमेंट होता है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है, उसको सबमिट करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये अपना जो रियायत मिलता है दोस्तों, उनको चांस मिल जाता है कि उनका जब डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद उनको फिर से बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जब डॉक्टर का ये अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लगाती हैं 6 महीने बाद, डिलीवरी के पश्चात 6 महीने या 4 महीने बाद जब फिट हो जाती हैं, तब वो भर्ती प्रकोष्ठ में उसको सबमिट किया जाता है फिर से, तब उनको क्या कहते हैं दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, या बिल्कुल भी ना समझें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। या ऐसी स्थिति आती है तो जैसा हमने रूल बताया है आप डॉक्टर से बिल्कुल वहाँ सलाह ले लें। जो वहाँ पर जो फिजिकल आप जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर भी होते हैं दोस्तों, तो आप उनसे सलाह ले लें और उसके आधार पर आप काम करें दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो कैंडिडेट हैं जाति मीन्स जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं दोस्तों, कि जो आरक्षण है उसके संबंध में हम बात करते हैं। जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति को कितना दोस्तों 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, 5 वर्ष का छूट दिया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। इस छूट को प्रमाणित करने के लिए उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र ध्यान दीजिएगा, चाहे वह पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन ज़्यादा पुराना ना हो। यदि ज़्यादा पुराना है दोस्तों 1-2 वर्ष का हो गया है तो उसको आप बनवा लीजिए दोस्तों नया। ठीक है, और आगे हम चलते हैं दोस्तों। यदि हम बात करते हैं वहीं अब ये एससी का था दोस्तों, वहीं ओबीसी जो एसटी है उनका भी 5 वर्ष का छूट है, और साथ साथ में जो ओबीसी है उनका 3 वर्ष का छूट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वह
अनुसूचित जाति के होंगे, चाहे अनुसूचित जनजाति के, या फिर दोस्तों आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, मीन्स EWS है या OBC है, तो उनके लिए भी जाति प्रमाण पत्र यह दिखाना होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो महिला अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र होगा वह, ध्यान दीजिएगा, वह पिता की तरफ से होगा दोस्तों। ठीक है, पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पिता पक्ष मीन्स जब वो अपने पिताजी के घर पर रहेंगी, हो सकता है शादीशुदा हो, तो वो पिताजी की तरफ से जो जाति प्रमाण पत्र बना था वही मान्य होगा दोस्तों, ना कि पति की तरफ से दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि कोई महिला जब, हो सकता है वह जैसे SC कैटेगरी की महिला है, वह किसी जनरल या OBC कैटेगरी की पुरुष से शादी कर लेती है, तो उसको आरक्षण बिल्कुल मिलता ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, वो जिस जाति की पहली थी, मीन्स जिस कैटेगरी की थी, चाहे SC की रही होंगी तो उनको आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कोई जनरल महिला या OBC महिला किसी SC कैटेगरी से शादी करती हैं, ठीक है, तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जो जनरल की होंगी उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और बाकी यदि आप SC हैं और किसी जनरल पुरुष से करती हैं तो आपको आरक्षण मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, और यह जो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जो होगा दोस्तों, यह भारत सरकार के अधीन जो बनवाया जाता है दोस्तों, वह नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो आपको राज्य सरकार की तरफ से ही बनवाना है दोस्तों, ये ध्यान देना है। जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, ये ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको यदि कोई समस्या होती है तो उत्तर प्रदेश भर्ती प्रकोष्ठ ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है दोस्तों, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और यह जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, यह 18 जनवरी तक यह चलता रहेगा। ठीक है, 18 जनवरी तक। मान लीजिए आपको पेमेंट वगैरह करने में समस्या होती है तो इसके लिए आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अब हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, एक शब्द है डिजिलॉकर। डिजिलॉकर के माध्यम से आपको अपलोड करना है शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित एक अन्य प्रमाण पत्रों की डिजिलॉकर है। यहाँ पर दोस्तों आपके मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डिजिलॉकर एक ऐप होता है। ठीक है, इस डिजिलॉकर ऐप पर सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगभग मिल जाते हैं। तो जो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको पढ़ भी लेंगे। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु से छूट संबंधी अन्य प्रमाण पत्रों जो कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध हों, उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से ही अपलोड करेंगे। मतलब दोस्तों ये एक ऐसा ऐप है, जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का रोल नंबर और वर्ष डालेंगे इस ऐप पर, डिजिलॉकर ऐप पर, तो आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या इंटर का सर्टिफिकेट है वो तुरंत वहाँ पर शो कर देगा दोस्तों। तो जो वहाँ पर डिजिलॉकर पर जो उपलब्ध रहेगा वो आपको स्कैन करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द है, जो प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन करके अपलोड करना है। मीन्स जो उस पर उपलब्ध है उनको अपलोड नहीं करना है, और जो डिजिलॉकर पर उपलब्ध नहीं है उन्हीं को क्या करना है आपको दोस्तों, अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल की बात हमने किया, इंटर की सर्टिफिकेट की बात किया हमने दोस्तों, साथ साथ में यदि आप डोमिसियल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र अगर वहाँ सर्च करते हैं तो भी वहाँ मिलेगा दोस्तों। यदि नहीं मिलता है, यदि डिजिलॉकर ऐप पर आपका नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, स्कैन कॉपी अपलोड करते हैं। उम्मीद करते हैं डिजिलॉकर के संबंध में आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब फोटोग्राफ की बात करते हैं दोस्तों। फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ बिल्कुल रंगीन कलर में होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, और कम से कम हाल ही का होना चाहिए दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है ताकि जो क्लैरिटी हो फेस का वो बिल्कुल दिखता रहे दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके संबंध में हमने अभी चर्चा किया है दोस्तों, कि आपके पास यह महत्वपूर्ण है, आप जो कैंडिडेट हैं किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने या अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने से जो भी व्यक्ति हैं उनको क्या कहते हैं, इसके योग्य नहीं माना जाएगा। अभियोजन और आपराधिक वाद का मतलब ये है दोस्तों, यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा चल रहा हो और वह अभियोजन में, या क्या कहते हैं, अभियोजन में
लंबित हो, ठीक है, न्यायालय में लंबित हो, न्यायालय में लंबित हो, और क्या कहते हैं कि यदि आप दोष सिद्ध है तो आप इसके योग्य नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा के संबंध में दोस्तों। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वह क्या है, तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों आपको हम बता दें कि यह है दोस्तों, इसका जो विषय है यह इसमें 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा दोस्तों, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है इसका, ठीक है। 4 सेक्शन होंगे। सामान्य जानकारी मीन्स यह जीके होगा दोस्तों। यह 38 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार 76 कुल अंक हो जाएंगे। सामान्य हिंदी दोस्तों 37 नंबर का रहेगा, ठीक है, सामान्य हिंदी 37 नंबर का। और संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता जो रहेगा दोस्तों वह 38 प्रश्न रहेगा, ठीक है। ये प्रश्नों की संख्या है, ये प्रश्नों की संख्या, ये ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। और यही दोस्तों मैथ भी है, इसी में मैथ भी रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। मानसिक अभिरुचि, और यह रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि यह आपकी जो IQ टेस्ट होता है उसके संबंध में बात किया जाएगा दोस्तों। तो इसकी भी जो प्रश्न संख्या होगी दोस्तों वह क्या होगी, 37 होगी। इस प्रकार जो कुल संख्या, जो कुल प्रश्न हो जाएंगे मित्रों, कितने हो जाते हैं, 150 हो जाएंगे। कितने दोस्तों, 150 संख्या हो जाएगी, ठीक है। और कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं, ये आपके सारे के सारे सिलेबस दिए गए हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा का जो ये सिलेबस है ये पूरा दिया गया है मित्रों, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान में आप देख पा रहे होंगे सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, संस्कृत, भारतीय कृषि है दोस्तों, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल भी है, प्राकृतिक संसाधन है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। आप वहाँ से दोस्तों आप यदि उसको टच करते हैं तो 100% आपको वहाँ से नंबर मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी के पद पर, कांस्टेबल के पद पर जो वैकेंसी आई है 60,244, उस विज्ञापन के संबंध में हमने विस्तार से समझा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये सारी चीज़ें आई होंगी, ठीक है। आप आयोग की या फिर भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं और वहां से विज्ञापन को जरूर डाउनलोड करके दोस्तों आप उसका अवलोकन कर लें फॉर्म भरने के पहले दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके संबंध में हम आपको क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।